तो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो यूनिवर्स में कहीं भी अगर कोई दो चीज़ है और उनके पास अपना कोई मास है, द्रव्यमान है, तो वो दोनों चीज़ एक दूसरे पर एक फोर्स लगाती हैं जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये जो बल है वो बल F बराबर होता है G m1m2/r²। यहाँ पे G जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m द्रव्यमान है, F यहाँ पे वो बल है और r जो है उनके मध्य की दूरी है। तो इसमें बात ये है कि जितना बल ये बड़ी वस्तु छोटी वस्तु पर लगा रही होगी, ठीक उतना ही बल ये छोटी वस्तु इस बड़ी वस्तु की ओर अपनी तरफ लगा रही होगी। तो ये यानी कि इस पे जो बल लगेगा वो ये होगा F1 और इस पे जो बल लगेगा वो F2। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही बराबर हैं, यानी कि छोटी भी वस्तु, चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक दूसरे पे समान बल लगाती हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाले द्रव्यमान के कारण जो लगने वाला जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो हमेशा बराबर होता है। तो हमने देखा दोनों वस्तु क्या हैं, बराबर लगाती हैं। जितना बल सूर्य पृथ्वी पर लगाएगा उतनी ही बल पृथ्वी सूर्य पर लगाएगी। और जो सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो हेनरी केडविक्स ने बताया था, कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर और अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल और बहुत दुर्बल व आकर्षित बल होते हैं। ये बहुत दुर्बल होते हैं बल। इनके पास मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सूर्य, इसके पास मास बहुत है, तब जाके जो पृथ्वी है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके चारों तरफ लगा रही है। तो मास बहुत ज़्यादा होगा तब ये प्रैक्टिकली आते हैं देखने में, नहीं तो ये बहुत ही दुर्बल बल होते हैं। वैसे तो एक छोटी सी वस्तु भी एक बड़ी वस्तु के साथ गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। जैसे एक अगर हम पृथ्वी पर ही कहें तो हम जो हैं, एक व्यक्ति, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे एक चम्मच मान लेते ये रखी है, तो मैं भी इस पे बल लगा रहा हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा जो पृथ्वी है वो इस पे ज़्यादा बल लगाई, तो ये मेरी तरफ आने की बजाय ये कहाँ पृथ्वी की तरफ ज़्यादा रहती है, तो मुझे अपने हाथ से उठानी पड़ती है। तो यानी बल तो हम कोई भी चीज़, दो चीज़ें अपन जिन पर इनके पास उनका कोई माध्य, तो एक दूसरे पे बल लगाएंगी, पर ये दुर्बल बल होता है। ये देखने में कब आता है, जब मास बहुत ज़्यादा हो। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। तो और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि हर प्रक्रिया के एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये उस पर काम करता है। अब जैसे दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर r है और दोनों के द्रव्यमान m1 m2 हैं, यदि इनके द्रव्यमान यही रहें और इनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल पहले से कितना हो जाएगा। और ठीक, हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये पहले की स्थिति मानेंगे और ये दूसरे की स्थिति मानेंगे। तो इसमें दूसरी स्थिति मानेंगे तो ये जो है, जो बल है, अगर मैं यहाँ पे जो इनकी बीच की दूरी को 2 गुना कर दूँ तो बल जो पहले के मुकाबले 1/4 बचेगा। निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से टकराती हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो। अगर निर्वात की बात करूं मैं, यहाँ पर कोई वायु नहीं है, निर्वात है। निर्वात में अगर कोई कितनी ही भारी चीज़ और कितनी ही छोटी चीज़ अगर गिराए तो वे समान समय पर एक समान समय पर गिरेंगी। ठीक है, इसी निर्वात में जितनी भी वेव्स होती हैं वो समान उनकी गति सेम रहती है। ये हमने देखा था वेव्स में। ठीक इसी तरह ये है कि यहाँ पे निर्वात में कितनी जो बड़ी वस्तु बड़े द्रव्यमान की छोटी वस्तु की उनको एक साथ गिराएंगे तो समान समय पे गिरेंगी। जो पृथ्वी पे जो है गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, जो जिसकी वैल्यू g वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है उसकी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब देखिए ये दो कोई वस्तु है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, ये t समय में यहाँ पे गिरी, इसकी हाइट h थी और इसी h हाइट से मैंने एक क्षैतिज
यहाँ से मैंने इसको थोड़ी वेग से फेंका तो ये यहाँ गिरी। तो लेकिन ये जो तो यहाँ पे जो T1 और T2 जो समय होगा वो इनका सेम होगा, क्योंकि ये समान समय पे गिरेंगे तो इनका जो T2 और T2 समय यहाँ पे आने का समय जो है वो सेम रहेगा। और अगर मैंने इसको U चाल से फेंका था तो ज़्यादा चाल से फेंकने पर रेंज में वृद्धि होती है। अगर चाल ज़्यादा फेंकूंगा तो ये यहाँ गिरेगी, और ज़्यादा चाल तो यहाँ, तो इसकी रेंज वृद्धि हो जाएगी लेकिन टाइम वही रहेगा आने का। अब देखते हैं भार। तो व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो नियत रहता है, लेकिन जो भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण बदलता रहता है। भार जो रहता है वो द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो भार का मात्रक हम मानते हैं न्यूटन। और ये अगर एक व्यक्ति का भार जो है वो 60 किलोग्राम है तो व्यक्ति का और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका भार जो हो जाएगा 600 न्यूटन हो जाएगा। ये भार एक प्रकार का बल है जो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। तो ये पृथ्वी है, यहाँ पे जो भार है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल को खींचती है, तो वो एक बल जो है वो नीचे की तरह काम करता है, तो उसे खींचते ही तो ये जो भार जो है वो यह पृथ्वी को दबाएगा यहाँ से, तो वो नीचे की तरह काम करेगा। अब ये देखिए एग्जाम्पल के लिए, भार जो क्या है वो एक सदिश राशि है, तो मतलब इसकी दिशा होती है, तो ये नीचे की तरह काम करता है। अब जैसे 2 किलो की चीज़ है, 5 किलो की चीज़ है, इसको यहाँ पे गिराएं जो होंगे तो ये जो है यहाँ पे 2 किलोग्राम का फोर्स लगाएगी, यहाँ पे 5 किलोग्राम का फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे तुरंत जो है तो वो तो सेम ही रहेगा, तो तुरंत जो है वो तो फिर सेम ही रहेगा यहाँ पे जगह पे, क्योंकि पृथ्वी पे जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो ये जो है इनका भार है 2G और 5G। तो तुरंत सेम रहने की वजह से इसलिए समान समय पर नीचे गिरती हैं। इस वजह से जो चीज़ें हैं समान समय पर नीचे गिरती हैं, क्योंकि अगर मैं 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये 2 किलोग्राम की और 5 किलोग्राम की, जब इनको समान समय पे यहाँ समान हाइट से समान समय पे गिराएंगे तो इनके बीच का तुरंत जो है वो सेम है, तुरंत सेम है। तो ये जो चीज़ें हैं वो समान समय पे जो बल लगाएंगी और नीचे गिरेंगी। यानी चाहे वस्तु 2 किलोग्राम की हो चाहे वस्तु 5 किलोग्राम की हो, उस पर जो पृथ्वी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो अपनी तरफ खींच रही है, तो इस कारण वो चीज़ें दोनों चीज़ें एक साथ समान समय पर नीचे गिरेंगी। अब हम देखते हैं पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या बदलाव आते हैं। तो जैसे हमने देखा था गुरुत्वीय त्वरण जी हम निकालने का फॉर्मूला ये है। उसके बाद हम देखते हैं जो पृथ्वी के जो एग्जाम्पल के लिए जो एम, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण हम इस तरह निकालते हैं जी इक्वल टू जी जो सार्वभौम जो है हमारा गुरुत्वीय नियतांक, एम जो है वो होगा ग्रह का द्रव्यमान और आर जो होगी ग्रह वो ग्रह की त्रिज्या। तो ये एम ई हो गया हमारा, यानी ग्रह का द्रव्यमान जो आर ई जो हमारे जो अर्थ का त्रिज्या हो गई। तो इससे हम निकालेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा इतना निकलेगा उस फॉर्मूले में रख के। अब हम देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण ये हमारी सतह है, सतह पे हमारा गुरुत्वीय त्वरण इतना है, और सतह से हम चाहे नीचे चले जाएं अगर उसके केंद्र में चले जाएंगे तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण 0 होगा, और हम सतह से ऊपर उस चले जाएं ऊपर जाएंगे तो भी जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। और अतः ऊंचाई व पृथ्वी के केंद्र पर जो अंतः ऊंचाई अनंत ऊंचाई या पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर 0 हो जाएगा। सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। जो जीवन है वो इस तरह हर सतह से ऊपर जाएंगे तो जीवन वो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण पहले का ऊपर से यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस हाइट कितनी है और ये त्रिज्या उसकी हमारे पृथ्वी की, और उसका स्क्वायर कर देंगे। यदि पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुनी ऊंचाई पर चले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना रहेगा, तो हम इसमें रखेंगे। अगर ऊपर जाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इसमें हम रखेंगे 2 गुनी त्रिज्या से हम ऊपर जाए 2 गुनी 2 यहाँ पर रख देंगे, जिससे हम निकलेगा कि गुरुत्वीय त्वरण जो पहले के मुकाबले 1/9 रह जाएगा। जो मतलब इसका 9.98 मीटर पर सेकंड का 9वां भाग रह जाएगा अगर हम 2 गुनी ऊंचाई त्रिज्या पे जाते हैं पृथ्वी से। सतह से नीचे जाने पर जी के मान के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
इसमें जो डी है वो डेप्थ को दर्शाती है, गहराई को। तो यदि आप पृथ्वी की त्रिज्या के समान गहराई पर नीचे चले जाएं तो पृथ्वी त्वरण जी का मान क्या होगा। तो इसमें हम रखेंगे तो समान पे चले गए तो हम जितनी त्रिज्या उतनी चलेगा, तो यानी कि ये कट गया, इस कारण तो ये जीरो होगा। इस कारण कहते हैं कि जो केंद्र है उस वहाँ पर पृथ्वी त्वरण का मान कितना होगा, जीरो होगा। तो भार का सूत्र था ये हमारा ये, और इसमें अगर हम जीरो रख देंगे तो वहाँ पे भार जीरो हो जाएगा, यानी जब पृथ्वी का केंद्र है वहाँ अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो वहाँ पृथ्वी त्वरण जीरो होने की वजह से भार जीरो हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उसका फिर भी रहेगा। तो द्रव्यमान नियत रहता है, लेकिन जो भार जो है वो पृथ्वी त्वरण पर डिपेंड करता है, उसकी द्रव्यमान और पृथ्वी त्वरण पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, केवल वस्तु का भार परिवर्तित होता है। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। तो उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कितने गुना होगा। तो हम इसमें फॉर्मूला में देख लेंगे। इसमें दोनों हम देखेंगे, यहाँ वो अर्थ है, यहाँ हमारा अर्थ है, वो दूसरा प्लैनेट है। तो अर्थ में हमने देखा, और यहाँ प्लैनेट में रखेंगे तो प्लैनेट में उसका जो त्रिज्या है वो 1/4 है और द्रव्यमान 2 गुना है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये 32 गुना हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग है तथा त्रिज्या पृथ्वी की 1/4 है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात, तो हम ठीक इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, जो हमें बताया गया है वो रखेंगे, जिससे हमारे चंद्रमा और पृथ्वी का जो वो आ जाएगा गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात 1, अगर ये 96 है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो चंद्रमा का 1 होगा, ये अनुपात आ जाएगा। पृथ्वी के आकार की वजह से जी का मान में परिवर्तन आता है। पृथ्वी का आकार इस तरह अंडाकार, ये यहाँ पे है ध्रुव, तो ध्रुव है, और ये यहाँ पे है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा तो पोल पर जो है विषुवत जो हमारे ध्रुव रहते हैं, ध्रुव पोल, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गुरुत्वीय त्वरण रहता है, और जबकि विषुवत रेखा उस पर बहुत कम रहता है, क्योंकि पोल पे जब पृथ्वी घूमती है इस तरह, तो ये पोल तो अपनी जगह ही रहते हैं, लेकिन ये जो है जब पृथ्वी घूमती है अपनी अक्ष पर, तो ये विषुवत रेखा यहाँ पर घूमती है, और ये घूमने के कारण इस पर एक बल निकलता है जो बाहर की तरफ, जिससे वो गुरुत्वीय का त्वरण जो है वो कम हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा रहता है, और यदि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाए तो उसका भार पहले के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे विषुवत रेखा पर कम होता है, सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा उत्तरी ध्रुव पर होता है, फिर दक्षिणी ध्रुव पर होता है, और फिर विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जी का मान में परिवर्तन आता है। तो ये पृथ्वी यहाँ, ये इक्वेटर है, ये पोल है, और ये इक्वेटर है, यहाँ घटेगा और यहाँ बढ़ेगा। तो जो विषुवत रेखा पर वो जी के मान में से RE और W² कोस लैम्डा जो है ये वैल्यू घट जाती है। इस कारण यहाँ पे जो विषुवत रेखा पर जी का मान कम आता है। जो ओमेगा और जो लैम्डा, तो RE जो है पृथ्वी की त्रिज्या, ओमेगा कोणीय चाल है। कोणीय चाल ये होती है, ये पृथ्वी है, यहाँ से कोई व्यक्ति इतना चला है, यहाँ से लेके आता, तो उसने ये कितना कोण, कितने थीटा कोण कितने समय में तय किया है, ये कोणीय चाल होती है। तो ये कोणीय चाल होती है, तो यानी कि पृथ्वी की हर जगह अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, तो ये यहाँ पर अलग अलग होता है। ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन कोणीय चाल बराबर होता है चला गया कोण और लिया गया समय। तो यहाँ पे कम होने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो जी, यहाँ तो जी होगा गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन यहाँ उस जी में से ये वैल्यू जो है वो घट जाती है, इस कारण विषुवत रेखा पर जो है कम रहता है। अब देखिए, तो इस कोस थीटा में अगर मैं 1 रख दूं, 1, तो यानी कि 0 डिग्री रख दूं। 0 डिग्री का मतलब ये कि मैं विषुवत रेखा पर ही हूँ, विषुवत रेखा पर नहीं, 0 डिग्री ये है, यहाँ से नापेंगे हम। तो अगर मैं यहाँ पे तो ये पृथ्वी है
और ये जो है, ये अगर मैं इसको मान लूँ यहाँ से 0 डिग्री रख दूँ, यानी कि मैं विषुवत रेखा पर ही हूँ, विषुवत रेखा पर ये 0 के ऊपर 0, यहाँ से मतलब ये विषुवत रेखा पर 0 डिग्री रखूँगा तो इसकी वैल्यू होगी 1, और कोस 1 यहाँ पर रखूँगा तो यानी कि ये जी में से जो है, जो इतनी वैल्यू जो है वो घट जाएगी। तो यानी जी जो गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पे कम आएगा। लेकिन अगर मैं 90 रख दूँ, यानी कि ये 90 बना दूँ, यहाँ पे आ गया मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 0 हो जाएगी कोस 90 की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, यानी सिर्फ यहाँ पे जी का मान जी रहेगा, यानी यहाँ पे ध्रुव पर ज़्यादा रहता है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी हर जगह थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर घूमना बंद कर दे पृथ्वी जो है, वो अपने घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पे तो उतना ही था, लेकिन जब इस घूमना बंद करेगी तो इस पे भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन पृथ्वी अपनी जो घूर्णन गति है उससे 17 गुना ज़्यादा तेज घूमना बंद कर दे, घूर्णन करना चालू कर दे, तो क्या हो रहा था कि अगर घूमना बंद करी तो घट रहा था, बढ़ रहा था, तो ज़्यादा तेज घूमेगी, 17 गुना तेज घूमेगी, तो जो है वो घट जाएगा, पूर्णतः गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा ध्रुवों को छोड़कर, क्योंकि ध्रुव तो घूम ही नहीं रहे हैं, ध्रुव तो अपनी जगह है, तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण बना रहेगा। पृथ्वी के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 2% सिकुड़ जाए तो जी का मान कितने % का परिवर्तन होगा? तो ये हम उसी में निकालेंगे, जी के मान का घटना बढ़ना जो है इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जी इक्वल टू 2, और ये अपना त्रिज्या में क्या परिवर्तन किया है, और ये तो ये जी का मान, ये सर्वोम ये तो कांस्टेंट रहता है, ये उसमें ये हमने देखा था जी का मान कैसे निकालते हैं, और ये शॉर्टकट इसका ये हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना बंद कर दे तो जी के मान में उस जगह क्या परिवर्तन होगा जहां अक्षांश 45 है? जी का मान जो है वो इतना बढ़ जाएगा, और ये हम कैसे निकालेंगे, इसमें कॉस्ट लैम्डा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 45, तो उससे हमारा आ जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं बॉटनी में हम वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो प्लांट्स हैं वो लिविंग के अंतर्गत आते हैं, और प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो प्लांट्स हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो प्लांट्स नहीं है। तो अब इस फादर देख लेते हैं, जो बॉटनी के जो फादर हैं उसको थियोफ्रास्टस को माना जाता है। थियोफ्रास्टस को, इन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम लिखी थी। इसमें इन्होंने प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था, जिसमें प्लांट्स के भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनमें इन्होंने 500 ज़्यादा प्लांट के बारे में बताया था। अब प्लांट की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इनके किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं, प्लांट्स किंगडम के बारे में। तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रिप्टोगैमिस, जिसे हम आप पुष्पोद भित्ति कहते हैं, और दूसरा फेनेरोगैमिस, जैसे पुष्पोद भित्ति कहते हैं। तो इसमें क्रिप्टोगैमिस में अपुष्पोद भित्ति में जिसमें फ्लोवर और जो बीज हैं वो नहीं होते हैं, और जबकि जो पुष्पोद भित्ति है फेनेरोगैमिस में सीड और फ्लोवर यानी कि बीज और जो फूल होते हैं वो होते हैं। क्रिप्टोगैमिस को भी आगे और बांटा गया है, इसको और सब पार्ट में बांटा गया है, जैसे थैलोफाइटा फाइलम में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जबकि यहाँ पुष्पोद भित्ति को 2 फाइलम में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी, और एग्नियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी। तो एग्नियोस्पर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, डिकॉट यानी द्विबीजी और मोनोकोट यानी एक बीजी। तो इन्हें हम अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा देखते हैं, जिसमें रूट और स्टेम यानी रूट और स्टेम का जो भाग है उसमें अंतर ना बता सकें हम, वो थैलोफाइटा में आते हैं। और इसमें सीड फ्लोवर तो होती नहीं है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये अंतर्गत आते हैं अपुष्पोद भित्ति यानी क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए कारण इसमें सीड और फ्लोवर नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए एल्गी जो शैवाल हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इस थैलोफाइटा में एक बात और है कि इसमें बैक्सूअल
संवर्धन ऊतक या तंत्रिका नहीं होता है, इनमें एब्सेंट होते हैं, ये नहीं होता है। जैसे जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे जाइलम और फाइलम, ये इसमें एब्सेंट होते हैं। जाइलम फाइलम यानी फाइलम को फूड से रिलेटेड के याद कर सकते हैं, यानी कि ये फूड को ट्रांसफ़र करता है। तो फूड कहाँ बनता है? ऊपर, तो ऊपर से ये नीचे आएगा, जड़ों तक फूड लेके आएगा। और जाइलम जाइलम जल लेके जाएगा रूट से ऊपर के भाग तक। अब हम देखते हैं शैवाल को पढ़ते हैं। शैवाल के बारे में पढ़ना हो फाइकोलॉजी कहलाता है, तथा इसे थैलोफाइटा में हमने रखा हुआ है, थैलोफाइटा में के अंतर्गत आता है। और ये से सिंपल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। इसमें वैक्सूअल सिस्टम नहीं होता है, जाइलम फाइलम नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है, तभी तो ये प्लांट कहलाएगा। सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, अधिकतर जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, यानी कि यह अपना खाना स्वयं बनाता है, स्वपोषी होता है। यह एक्वेटिक जलीय जीव है, यानी जल में रहता है, तथा यह मरीन यानी समुद्री पानी और सिंपल पानी में भी रह सकता है। यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि सहजीवन संबंध में रहता है। जब कोई दो जीव एक साथ जीवन यापन करते हैं तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। जैसे लिचेन है तो इसमें एल्गी और फंगी दोनों साथ में रहते हैं। एल्गी जो खाना बना के फंगी को देता है, फंगी जो है पानी देता है एल्गी को, तो ये हाइब्रिड रिलेशनशिप हो जाता है। कभी कभी यह स्लूथ वियर जो आलसी भालू होता है वो एक जगह कई टाइम तक बैठा रहता है, तो उसके ऊपर ये लग जाता है, तो उससे भी अपना फिर जो पानी लेता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। एल्गी जो स्टोरेज फूड जो रिजर्व फूड जो करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। जो प्लांट रहते हैं वो अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये बनाते तो ग्लूकोज में है, लेकिन स्टोर करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। अब एल्गी रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, एल्गी का रिप्रोडक्शन। तो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन विखंडन के द्वारा या जूस्पोर्स बीजाणुओं द्वारा होता है। तो ये एल्गी है, यहाँ से ये आधा टूट जाएगा, विखंडन हो जाएगा, तो इससे एक नया एल्गी बन जाएगा। तो ये इस तरह विखंडन से हो जाता है, या बीजाणुओं द्वारा भी एल्गी का रिप्रोडक्शन होता है। जो एल्गी क्या करता है, एल्गी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें जो O2 है देता है। तो ये CO2 लेगा और पानी लेगा, तो इससे ये ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज को बाद में स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेगा और ऑक्सीजन दे देगा। और इसमें जो है मतलब, तो ये एल्गी जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के जो संतुलन, वातावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसको फूड की तरह भी हम ले सकते हैं। और ये इसमें प्रोटीन होता है, जो हमारे जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो इसको लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम क्लोरेला जो एक एल्गी है, इसे फूड के रूप में स्पेस ट्रैवल है वो लेकर जाते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी में जेलिडियम एंड जेरेसेलेनिया एल्गी से एगर जेल बनाया जाता है, जो वायरस और बैक्टीरिया को पनपने के लिए बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे पहले क्लोरेला और बोलोनिया जो दो ये एल्गी हैं इनमें खोजी गई थी। क्लोरेला वही है जिसे स्पेस ट्रैवलर अपने साथ लेके जाते हैं फूड के रूप में। तो ये दोनों एल्गी हैं। अब एल्गी जो है वो 4 टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारी ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, ये A एंड B टाइप की होती हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, तभी तो ये प्लांट कहलाएंगी। इसमें ग्रीन कलर की होती हैं, अतः इनमें जो पिगमेंट की बात करें वो क्लोरोफाइकिया भी, इन्हें क्लोरोफाइकिया भी कहते हैं ग्रीन एल्गीज को। और इसमें इसके एग्जांपल के लिए देख लेते हैं वॉल्वैक्स एंड कैरा। वॉल्वैक्स एंड कारा ये जो है ग्रीन एल्गी है। और दूसरा जो ब्राउन एल्गी यानी कि रंग कैसा होगा? ब्राउन होगा। और इन्हें क्या कहते हैं? फियोफाइकिया भी इसको कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होगा ही, तभी ये प्लांट कहलाएंगे। इनमें ये और सी प्रकार के होते हैं। इसमें फ्यूकोसेथीन पिगमेंट के कारण इनमें ब्राउन कलर होता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लुमिनेरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्लोरोफिल के कारण इसमें हरा रंग होता था। इसमें फ्यूकोसेथीन पिगमेंट के कारण ब्राउन कलर होता है। रेड एल्गी, तो रेड एल्गी रेडोफाइका भी कहा जाता है इसे। इसमें
क्लोरोफिल एडी प्रकार का होता है, जिसमें फाइकोडेरिथीन पिगमेंट के कारण इसमें जो कलर होगा वो रेड होगा, और ये गैलिडियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो रेड एलगी हो गया इससे।